नमस्कार, ताज न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं ठाकुर पवन सिंह। आज हम घूमते फिरते प्रत्याशी यानी कि ब्रजेश चाहर को घूमते हुए काफ़ी प्रयत्न के बाद हम एक गांव में मिले हैं जिसका नाम है अरदाया। ये अछनेरा ब्लॉक में है, फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में ये आता है। ये हमें प्रचार करते हुए मिले। हमने एक कमरे का इंतज़ाम किया और यहाँ पर इनको थोड़ी देर बिठाया कि खास मुलाकात हम लोग यहीं पर करते हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार ब्रजेश जी, आप चुनाव में हैं, काफ़ी समय से क्षेत्र में, बल्कि काफ़ी कम उम्र से क्षेत्र में लगे हुए हैं। आपके सामने जो लोग हैं वो लोग ऐसे हैं, वो सांसद भी लड़ रहे हैं, वो विधायक का भी लड़ते हैं, ना लड़ने पर भी कुछ ना कुछ कह देते हैं क्षेत्र में। क्या कह रहे हैं आप, चुनौती को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि चुनौती का जो शब्द है वो मेरी नज़र से बाहर है, क्योंकि सब कुछ फैसला जनता को करना है और जनता जनार्दन इस बार परिवर्तन के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही है। और मेरा जो पीछे का अब तक का प्रयास था, कहीं ना कहीं मैंने लोगों के दिल में, यहाँ की जनता के दिल में एक स्थान बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई चुनावी टक्कर या चुनावी मुकाबला या कोई इस तरह की बात, जनता बिल्कुल एक तरफा फैसला करने के मूड में है और स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। ख़ास तौर से किसानों ने जो इस सरकार के द्वारा अनदेखी झेली है, उसका जवाब इस चुनाव में जनता देगी। ब्रजेश जी, हम एक गांव में आए हैं, हम देख रहे हैं आपका जगह जगह स्वागत हो रहा है, साफ़ा पहना के हो रहा है। हम भी आए हैं तो हमारा भी यहाँ के ग्रामवासियों ने अपना स्वागत किया, हमें भी साफ़ा बांधा गया है। और जैसा कि होता है कि अतिथि को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन जब भगवान की बात चल रही है तो प्रत्याशी को भी व्यक्ति अपनी आशाओं में एक भगवान के रूप में देखने लगता है कि हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो एमपी हैं, यहाँ पर जो बीजेपी के लगातार एमपी रहे हैं, उनसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल से यहाँ भाजपा का ही सब कुछ रहा है, एमपी और विधायक दोनों रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में अगर देखते हैं तो वो अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है, जो फतेहपुर सीकरी विधानसभा में हो या आगरा शहर से बस पास में हो। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने महसूस किया कि 2014 से जो परिवर्तन लोगों की नज़र में आया, 2014 लोकसभा का चुनाव, 2017 विधानसभा का चुनाव और 2019 फिर से लोकसभा का चुनाव, इतने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई, देश में भी काबिज हुई और प्रदेश में भी काबिज हुई। लेकिन अब क्या कारण रहा कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, इस जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए? इसके पीछे मेरी ओर से कहीं किसी पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नहीं बनती, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ पर सिखाया ही ये जाता है कि आप झूठ बोलो और राज करो। देश के प्रत्येक नागरिक को वो भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। विकास नाम का कोई मुद्दा उनके पास होता नहीं है, लोगों को रोज़गार देने की कोई व्यवस्था उनके पास है नहीं। उसके अलावा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। आप देख रहे हैं, महंगाई की मार इतनी है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। किसान के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें, फसल की बुवाई के समय ज़रूरत होती है डाई यूरिया की, उसके लिए लोग लाइन में लगने पड़ रहे हैं। तो ये हालात इतने बेकाबू हैं कि किसी भी हाल में जनता इनको पसंद नहीं कर रही है और उनका जवाब आप देख रहे हो टीवी चैनल, अखबारों के माध्यम से। इनके चुने हुए जो प्रतिनिधि थे या इनके जो कैंडिडेट हैं, उनको लोग गांव से भगा रहे हैं, उनको गांव में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की नज़र में साबित नहीं कर पाई कि वो उनकी हितैषी है। ब्रजेश जी, मैं जो यहाँ पर एक बात जानना चाहूँगा कि यहाँ फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके ऊपर एक पनवारी कांड का मुकदमा चल रहा है। ये क्या था, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, पुराना विषय है, लेकिन अब उस पर बहुत गहराई में जाना कोई उचित मुझे लगता नहीं है। एक बवाल
दो समुदायों के बीच हुआ और उसमें बस एक नाम की चर्चा हुई, अन्यथा कोई बहुत बड़ी भूमिका उनकी नहीं थी। और मुकदमेबाजी ये सब होना तो जायज़ बात है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था। हम तो बहुत छोटे थे उस समय, हम अखबारों में पढ़ते थे, देखते थे आए दिन कर्फ्यू की स्थिति। हमने पहली बार अपने जीवन में कर्फ्यू देखा उसी समय। तो उस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जी, हम अगर देखें इस चुनाव की विधानसभा के क्षेत्र की बात, तो एक तरफ जो दूसरे आपका जो प्रतिद्वंदी है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस समय विधानसभा क्षेत्र में, उसके पास साधन बहुत आयत में है, बहुत ज़्यादा, पूरी हर तरह से हर चीज़ वो उसमें झोंक रहे हैं अपने चुनाव में। लेकिन आप 1-to-1 पे गाँव-गाँव जाके लोगों से मिल रहे हैं, क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा या आपको भी उस शैली में जाना पड़ेगा? देखिए, मैंने तो शुरुआत जिस दिन से की, मेरी शुरुआत भी मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा 14 साल का, वो भी अपनी माँ के साथ गांव-गांव जा रहा है, गली-गली जा रहा है और हर घर में जाने का प्रयास है हमारा। कोशिश ये होगी कि जब तक चुनाव आए हम विधानसभा के हर गांव तक पहुंच जाएं। अब बात रही, आपने कहा कि सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदिता मेरी नज़र में कुछ नहीं होती, ये तो एक प्रतियोगिता है एक तरह से, और प्रतियोगिता में एक हारता है एक जीतता है, उसके बाद साधारण स्थिति रहती है। अब मानसिकता उनकी क्या है मेरे पक्ष में या मेरे प्रति, ये अलग बात है। लेकिन मेरे मन में इस तरह की कोई सोच नहीं है कि वो मेरे प्रतिद्वंदी हैं या मेरी उनसे कोई टक्कर है या मेरा उनसे कोई झगड़ा है। मैं तो उनको एक उसी दर्जे पर देखता हूँ, क्योंकि सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से बड़े ओहदे पर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, जनता पसंद नहीं कर रही है। जनता पसंद क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एक बड़ा कारण उनके सामने फेस उनको करना पड़ रहा है और उसका जवाब जनता बार बार दे रही है, उनको हुटिंग भी हो रही है उनकी। वो साफ सी बात ये है कि एक ही परिवार में यहाँ 3.5 से 4.25 लाख वोटर इस विधानसभा में है। क्या एक ही परिवार को सारे पदों की जिम्मेदारी दी जा रही है? क्या वही परिवार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा, वही परिवार लोकसभा भी लड़ेगा, वही परिवार ब्लॉक प्रमुख भी लड़ेगा, वही परिवार जिला पंचायत भी लड़ेगा, वही परिवार VDC भी लड़ेगा, वही परिवार प्रधानी भी लड़ेगा? ये लोगों के अंदर बात चली है, इसलिए भारी विरोध है और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई पसंद करेगा इस स्थिति में। ब्रजेश जी, आप विधानसभा चुनाव में हैं, जाहिर है आपने यहाँ की समस्याएं देखी हैं, आप यहाँ छोटे बहुत बचपन से हैं और बड़े हुए हैं, सब कुछ आपने देखा है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके निगाह में है जिनको लेकर आप चुनाव में उतरे? मुख्यतः ऐसे प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? देखिए, मैंने अब तक जो माहौल को देखा, भांपा, मैं चुनाव भी कई बार लड़ा हूँ, तो सबसे मूलभूत जो समस्या है वो पूरी विधानसभा के एक एक गांव, गली, मोहल्ले की, वो पीने के पानी का संकट है। पेयजल सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है और यहाँ का तो इतिहास है। फतेहपुर सीकरी अकबर के ज़माने में देश की राजधानी थी और अकबर भी फतेहपुर सीकरी को छोड़ के इसीलिए गए क्योंकि यहाँ पीने के पानी का संकट था। तो ये संकट अभी तक लगातार बरकरार चला आ रहा है। मैं किसी चुने हुए प्रतिनिधि पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन एक साफ बात जरूर है कि इसमें प्रयास किसने क्या किए, वो सार्थक प्रयास थे कि नहीं थे, वो मूलभूत स्थिति को सकारात्मक रूप दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन परिणाम ना है। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई। मेरा दृढ़ संकल्प है, अब ये सोच मेरे ऊपर निर्भर करेगी, यदि जनता मुझे इस लायक बनाती है और मैं चुन कर के विधानसभा जाता हूँ, तो मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। चाहे मुझे विधानसभा स्तर पर, चाहे शासन स्तर पर, चाहे मुझे केंद्र स्तर पर जाना पड़े, इसके लिए मैं कुछ न कुछ करने का प्रयास करूंगा। चलिए ब्रजेश जी, अब हम थोड़ा सा ऊपर यानी कि प्रदेश स्तर पर चलते हैं। ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी नज़र में ये है, भारतीय जनता पार्टी दो तरीके से लोगों को भ्रम में डालने का काम करती है, एक देश के नाम पर, एक धर्म के नाम पर।
देश और धर्म के दो मुद्दे पर ही लोगों को गुमराह किया जाता है। चुनाव नज़दीक आया या कोई इस तरह की स्थिति नज़दीक आती है तो वो चूकते नहीं हैं, चाहे जनहानि हो जाए, चाहे लाशों पर चढ़ करके उनको राजनीति करनी पड़े, वो लोग चूकते नहीं हैं। वो झूठ का पुलिंदा उनका कभी बंद नहीं हो सकता, लगातार झूठ बोलते हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने बड़े राम भक्त हैं ये लोग। हमसे पूछिए, हमारा सीना चीर के देखिए, हम भगवान राम की पूजा करते हैं कि नहीं करते। हमारे सहयोगी समर्थक भी भगवान राम की पूजा करते हैं। वो हमसे बड़े भगवान राम के समर्थक नहीं हो सकते, वो लोग तो सिर्फ दिखावा करते हैं। तो मैं इस दिखावे पर कतई नहीं मानता। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भुलाने का प्रयास करते हैं। और मुद्दा देखिए, भगवान राम हमारे दिल में है। अब क्या हालात रहे, क्या स्थितियां रही, वो एक अलग बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, उस पर कार्य शुरू हुआ, मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें इन लोगों का कौन सा बड़ा रोल था? इन लोगों ने क्या किया? ये लोग तो बस लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। मैं नहीं उन बातों पर जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर है, स्पष्ट है, इस बार इनका ये ढोंग चलने वाला नहीं है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन की सरकार बनेगी। जी, अब मेरा बस आखिरी प्रश्न है आपसे। आज के इसमें आप बहुत व्यस्त हैं और जिस कमरे में हम बातचीत कर रहे हैं, पूरे गांव को इस कमरे खिड़की पर घेर रखा है और वहां जल्दी हो रही है। मेरा बस आखिरी प्रश्न ये है कि रालोद का सपा से जो गठबंधन है और जो किसानों का समर्थन मिला है या किसानों के प्रति अन्याय रहे, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार आपकी बन रही है, तो क्या हम ये मान लें कि हम एक विधायक से नहीं, एक मंत्री से बात कर रहे हैं? नहीं, इस विषय पर मैं नहीं कुछ कह सकता और मेरी इस तरह की कोई कल्पना नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनता का आशीर्वाद होगा तो मैं उस रास्ते को तय करूँगा। बाकी हमारे नेतृत्व का निर्णय है, वो जो चाहेंगे वो उनका निर्णय का पालन किया जाएगा। तो दर्शकों, ये थे ब्रजेश चाहर जो विधानसभा फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी जोरदारी से लड़ रहे हैं। देर रात के समय भी इनके साथी गांव-गांव में अपने यहाँ ले जाना चाह रहे हैं और सब ने इस कमरे को घेर रखा है, वो तुरंत ले जाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं दर्शकों, ये लोकदल या ये पार्टी वो है जिससे ये युवा लड़ रहे हैं, जो इनके खून में जोश है या इनके विचारों में जो जज्बा है लड़ने का। ये वही पार्टी है जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, जो पार्टी है जिसमें कि अचानक एक दिन रात को कंबल लपेटे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति थाने में पहुंचता है और थाने वाले से कहता है कि मेरी एक भैंस चोरी की रिपोर्ट लिख लो, लेकिन वो रिपोर्ट लिखने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। वो वहीं उनसे कहता है कि लाओ एक पेन लाओ, और पेन लेके उनसे कागज़ लेके उनको ऑर्डर देता है कि मैंने तुम्हें सस्पेंड किया। वो पूछते हैं कि उस पर हंसने लगते हैं, तुम कैसे कर सकते हो? तो कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चरण सिंह हूँ। ये कानून व्यवस्था थी जिसमें एक भैंस की चोरी पर भी इतना सख्त एक सीएम कर सकता था। ये उसी पार्टी का नया और युवा चेहरा है। हम उम्मीद कर सकते हैं, सारे लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शासन अच्छा होगा, इंतजाम अच्छा होगा, जब कानून का राज होगा तो सबको हक मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। धन्यवाद आपको, और आप आए, आपके लिए भी धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में आप आए हैं इतनी रात, बहुत बहुत धन्यवाद।